हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय असंतुलन को, इसके प्रकार, कारण, समाधान और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन। सबसे पहले आप MPPSC के मेंस के सिलेबस के पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 1 आप ओपन कीजिए। उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी में आपको एक टॉपिक मिलने वाला है क्षेत्रीय असंतुलन। आज मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे कि आपको आगे कहीं भी इस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले आप ये देखिए, इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में 11 मार्क के क्वेश्चन ग्रुप में इसको लिखा गया है। आप देख सकते हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे। ये आपका 11 मार्क क्वेश्चन ग्रुप में है, इसको हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन। तो मेनली क्षेत्रीय असंतुलन होता क्या है, तो इसमें लिखा है क्षेत्रीय असंतुलन से आशय आर्थिक क्रियाओं के कारण कुछ क्षेत्रों में उद्योग धंधों का केंद्रीकरण हो जाता है तथा अन्य क्षेत्र पिछड़ कर रह जाते हैं। इसे क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। इसका मतलब ये है, आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप एक कोई एग्जाम्पल लेकर देखें कि बिहार का क्षेत्र या मुंबई का क्षेत्र, दोनों में कितना अंतर है। क्योंकि बिहार में औद्योगिकरण नहीं हुआ है, तो इसका कह सकते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में इसका पतन होता गया, या कि अभी उस उतना विकास नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए अन्य क्षेत्रों की तुलना में। और मुंबई जो कि बहुत ही औद्योगिक कह सकते हैं औद्योगिकरण हुआ है, तो इस कारण से जो क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हुआ है कि मुंबई अधिक विकसित, जहाँ पर उद्योग धंधों का केंद्रीकृत हो गया। या फिर अपन एमपी में ही लेकर देखें एग्जाम्पल, तो इंदौर और छतरपुर। तो इंदौर कितना अधिक औद्योगिकृत हो गया है, जबकि छतरपुर पिछड़ कर रह गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों क्षेत्रों के बीच में दोनों में असंतुलन, ठीक है, यानी संतुलन का अभाव। तो विकास में प्रादेशिक असमानताएं विकास में प्रादेशिक असमानताएं विकासशील देश में अधिक पाई जाती हैं। तो कौन, जैसे इंडिया एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है, तो इसमें प्रादेशिक असमानताएं अत्यधिक हैं। कौन कौन से सूचक होते हैं क्षेत्रीय असमानता के, तो आप देख सकते हैं राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद। इससे पता चलता है कि ये सूचक यानी संकेतक कैसे पता चलेगा कि क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही है या कम हो रही है। तो आप जीडीपी देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय देख सकते हैं, कम है या अधिक है। किस क्षेत्र, जैसे कि मुंबई में आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय उस क्षेत्र की, पर्टिकुलर क्षेत्र की अधिक होगी कंपैरिजन टू आप बिहार के किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की आय देखेंगे तो इससे पता चलता है कि क्षेत्रीय असमानता किस क्षेत्र में अधिक है। निवेश एवं वित्तीय सहायता, तो कहाँ पर निवेश ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर निवेश कम हो रहा है। जहाँ निवेश अधिक होगा, आप इसका तात्पर्य निकाल सकते हैं कि वहाँ पर औद्योगिक यानी कि उद्योग धंधे अधिक लग रहे हैं। और जहाँ निवेश कम होगा, मतलब वो क्षेत्रीय असमानता में कह सकते हैं कि एक पिछड़ा क्षेत्र है, या वहाँ पर असमानता अधिक है। गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या, जहाँ गरीबी रेखा से या BPL जो जनसंख्या है जहाँ अधिक होगी, वहाँ पर क्षेत्रीय असमानता अधिक पाई जाएगी। साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता, बिल्कुल, तो साक्षरता दर कम अर्थात वहाँ क्षेत्रीय असमानता अधिक। महिला साक्षरता भी यही सूचक है कि जहाँ पर महिला साक्षरता कम होगी, वहाँ पर क्षेत्रीय असमानता आपको अधिक देखने को मिलेगी। क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में आप देखेंगे कि महिला साक्षरता दर आपको अधिक देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब वहाँ पर काफ़ी हद तक विकास हुआ है। आर्थिक अधोसंरचना, विषमताएं, ऊर्जा खपत आदि इस तरीके से देख सकते हैं कहाँ ऊर्जा की खपत अधिक हो रही है। जहाँ अधिक, वहाँ पर क्षेत्रीय असंतुलन किसी और क्षेत्र की तुलना में कम है, यानी वो विकसित क्षेत्र है। सामाजिक अधोसंरचना, विषमताएं, जीवन प्रत्याशा, जन्म मृत्यु दर और भी बहुत से आप देख सकते हैं। इसमें बहुत से इसमें रीजन सूचक हो सकते हैं, कोई एक सूचक नहीं। आप इसको एक डायग्राम के रूप में लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। मेंस में अगर आया आपका 11 मार्क या 5 मार्क में, औद्योगिक विकास की स्थिति से आपको पता लगेगा। अब है क्षेत्रीय असमानता के प्रकार। तो ये 3 टाइप की होती है। पहला अंतर्राज्यीय असमानता, जो एक होता है अंतर्राज्यीय, एक होता है अंतर्राज्यीय, एक होता है वैश्विक। तो पहले अंतर्राज्यीय देखते हैं। तो अंतर्राज्यीय असमानता में है अपना विभिन्न राज्यों के मध्य, यानी 2 राज्य के मध्य। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था महाराष्ट्र बिहार, महाराष्ट्र अधिक विकसित है जबकि बिहार कम। बिहार में कम उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र में अधिक। तो ये आप देख सकते हैं। अंतर्राज्यीय, एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच, यानी किसी राज्य के अंदर 2 क्षेत्र है। सपोज एग्जाम्पल अपन MP का लेते हैं, तो इंदौर
अधिक डेवलप है भिंड के कंपैरिजन में। और वैश्विक, तो वैश्विक आप अलग ही देख सकते हैं कि तो विभिन्न देशों के मध्य, तो इसमें जैसे अफ्रीकी देश और पश्चिमी देश में आप देख सकते हैं पश्चिमी देश अधिक विकसित हैं, अफ्रीकी देश कम विकसित हैं। ओके, देखिए अब नेक्स्ट, क्षेत्रीय असमानता के कारण। तो क्या कारण हो सकते हैं, इसको आप एक डायग्राम के रूप में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा आंसर में किस तरीके से यूज़ करना है। तो ऐतिहासिक कारण क्या क्या हो सकते हैं कि एक तो ब्रिटिश काल में उन्हीं क्षेत्रों का विकास किया गया जहाँ पर व्यापार और निर्माण की अपार संभावनाएं थीं, तो वो क्षेत्र आज विकसित हैं, और जिन क्षेत्रों में नहीं किया गया विकास वो आज पिछड़ कर रह गए, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सबसे। और आप देख सकते हैं कोलकाता में तो बहुत ही अधिक कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए, क्योंकि जो प्लासी का बैटल वगैरह, जितने भी ये बंगाल आपने देखा होगा, बक्सर युद्ध वगैरह, ये सब वहाँ हुए। तो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कह सकते हैं कि जो बंगाल का क्षेत्र था वहाँ पर सबसे पहले स्थापित करने की कोशिश की, और मुंबई, चेन्नई, मद्रास, ये सब, तो इन क्षेत्रों में अधिक विकास आज भी देखने मिलता है। नेक्स्ट अपना भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारण जैसे पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के बीच अंतर, दोषपूर्ण भू राजस्व प्रणाली, तो इसमें जमींदार और साहूकार की वजह से कुछ क्षेत्र विकसित हो गए और कुछ क्षेत्र कम विकसित हुए हैं। सीमित औद्योगिक विकास, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सीमित क्षेत्रों पर, या कह सकते हैं किसी विशेष क्षेत्र पर ध्यान दिया गया और कुछ क्षेत्रों को इसमें छोड़ दिया गया, अन्य क्षेत्र ऑटोमेटिक पीछे छूट गए। नेक्स्ट अपना दोषपूर्ण नियोजन प्रणाली, जिन क्षेत्रों में नियोजित ढंग से शहरीकरण नहीं हुआ है वे पीछे रह गए हैं। तो आज भी ये देखने को मिलता है कि कहीं कहीं जो कह सकते हैं कि सिटी प्लानिंग होती है तो कुछ क्षेत्र इसमें पिछड़ापन के शिकार हो जाते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। ये भी इसका रीज़न है। हरित क्रांति बहुत मेन रीज़न है, आप इसको ज़रूर डालिएगा अपने आंसर में, अच्छा इम्पैक्ट देगा, क्योंकि इसमें हरित क्रांति के द्वारा पंजाब, हरियाणा बस का तो विकास हुआ है, जबकि अन्य राज्य हैं जैसे कि बिहार वगैरह और भी, तो उनका उस हद तक विकास नहीं हो पाया है। तो हरित क्रांति ने भी बहुत हद तक क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ाया है, या एक उसका मेन कारण माना जा सकता है। सामाजिक ढांचा भी, कि जहाँ के लोग परिवर्तन को आसानी से स्वीकार करते हैं वो विकसित हो जाते हैं। जो लोग रूढ़िवादी तरीके से चलते चले आते हैं और परिवर्तन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, वो अभी भी आपको देखने मिलते हैं कि वो अभी भी पिछड़ेपन का शिकार हैं या पिछड़ते जा रहे हैं। प्रभाव क्या होगा, तो इसमें क्षेत्रवाद की भावना बढ़ेगी, अंतर्राज्यीय तनाव भी उत्पन्न होंगे, प्रदूषण में वृद्धि होगी, पिछड़े क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी, मतलब बहुत चीज़ के, कोई एक रीज़न नहीं, इसके बहुत रीज़न हो सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में गंदगी, मलिन बस्ती भी बढ़ेगी, सामाजिक अशांति भी होगी, आंदोलन भी होगी। जैसे आप देख सकते हैं बिहार के लोग महाराष्ट्र वालों ने मतलब अपने राज्य में एंट्री नहीं देते हैं, तो इस तरीके से आंदोलन वगैरह बहुत सी आप देख सकते हैं अशांति उत्पन्न होती है, और ग्रामीण में असंतोष भी होता है इस वजह से। और मेन है इसका संसाधनों पर दबाव, बहुत अधिक दबाव पड़ता है संसाधन पर, क्योंकि इससे क्या होता है कि जहाँ औद्योगिकरण बढ़ गया वहाँ तो सोचिए आप, जहाँ जो पिछड़े हैं उनका तो ठीक है, वो अपना यूज़ कर नहीं रहे हैं, लेकिन अब जो पूरे देश की संसाधन की पूर्ति कौन से क्षेत्र कर रहे हैं, जहाँ पर जो औद्योगिकृत क्षेत्र है वहीं से उनका उत्खनन किया जा रहा है अधिकतर। तो सब सर्वाधिक दबाव कहाँ है, उन क्षेत्रों पर। जैसे आप देख सकते हैं कि दिल्ली में यमुना रिवर है, कितनी अधिक पॉल्यूटेड हो गई, क्यों? बिकॉज दिल्ली क्या है, एक बहुत ही अधिक औद्योगिकृत क्षेत्र है, इस वजह से वहाँ के जो संसाधन है बहुत ही दबाव महसूस करते हैं। ठीक है, अधिकतम सामाजिक हित का सिद्धांत भी इससे बाधित होता है, और पूंजी निर्माण में भी असमानता पाई जाती है। इसको देखते हैं कि अभी और है इसमें। तो क्षेत्रीय असंतुलन में समाधान आप देख सकते हैं, इसमें समाधान क्या हो सकते हैं, तो सामुदायिक विकास को बल देना चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष या समुदाय का नहीं, सामुदायिक विकास होना चाहिए। ठीक है, सभी समुदायों का। पिछड़े क्षेत्रों में भारी उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। आप इसमें और भी डाल सकते हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना करना और स्वरोजगार को बढ़ाना, बहुत से इसके समाधान हो सकते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, लघु कृषक विकास अधिकरण, राजनीतिक दलों में विकास के मुद्दों को डालना, और सामाजिक कुरीतियों को कम करना, या कह सकते हैं आय की असमानता को कम करने हेतु प्रयास करना, और मुद्रा लोन वगैरह, मतलब बहुत से इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नदी जोड़ो परियोजना लागू करना, नदी जोड़ो परियोजना भी बहुत अच्छा एक पॉइंट हो सकता है इसके लिए, क्योंकि ये दो राज्यों के मध्य तनाव भी कम करता है, और जहाँ जहाँ से रिवर कैनाल निकल रही है वहाँ सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, तो इस कारण से वहाँ की कृषि भी उन्नत होती जाएगी। देखिए, ये भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना,
ऊर्जा, सड़क संपर्क में सुधार और पर्वतीय क्षेत्र में विकास की आवश्यकता। इसमें से आप कोई 5 या 6 पॉइंट जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, या यहीं मैं तो कह रहा हूँ यहीं आप समझते जाइए, आप डायरेक्ट यूज़ कीजिए। आंसर राइटिंग एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। सरकारी प्रयास देखिए, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से डाल सकते हैं कि 5 सरकारी प्रयास केंद्रीय डाल दी, वो आप केंद्रीय डाल दीजिएगा अपने आंसर में, और 5 जो राज्य के हैं वो डाल सकते हैं। तो केंद्र के सबसे पहले देखते हैं, अमृत योजना हो गया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन पूरा 2003 में आया था। पीएम आवास योजना, मनरेगा, भारत नेट परियोजना, सागरमाला परियोजना, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना। नीतिगत प्रयास आप देख सकते हैं कौन कौन सी नीति बनी है, कोई आप 5 कर लीजिएगा अपने एग्ज़ाम में मतलब यूज़ करने के लिए। और योजना आयोग हो गया, खाद्य सुरक्षा नीति हो गई, और सबका साथ सबका विकास, नदी जोड़ो परियोजना, जाम जनधन आधार मोबाइल पता होगा आपको, राष्ट्रीय पोषण नीति, तो ये भी आप आई थिंक जानते होंगे, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान नीति। तो ये नीति का तो आप कोई 5 याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश सरकार, आप देखिए एमपी है, मैंने कहा राज्य की अगर आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा, पूछे ना पूछे योजना भी पूछ रहा है तो आप केंद्र राज्य दोनों लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा इससे आपके आंसर में। तो इसमें मध्य मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, भावांतर भुगतान योजना, दीनदयाल वनांचल योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। इसमें यह है कि आप कोई भी योजना डाल दीजिए, अधिकतर योजनाएं क्षेत्रीय असंतुलन को कम करती ही हैं। जैसे आपको लग रहा होगा जो पोषण, राष्ट्रीय पोषण नीति कैसे, तो गरीबों जहाँ क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा तो इसका एक कारण, इसका एक इफेक्ट क्या होता है कि लोगों में कुपोषण की स्थिति बनती है, जो क्षेत्र पिछड़ गए हैं तो वहाँ पोषण नीति लाएं, ठीक है। कारीगर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब इसके। अब देखिए ये है आपका आंसर, किस तरीके से आप इसमें आंसर देख सकते हैं। तो क्षेत्रीय असंतुलन के प्रकार, कारण, समाधान, 3 चीज़ें हैं। तो क्षेत्रीय असंतुलन का अभिप्राय, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं द्वारा उद्योगों का केंद्रीकरण जिससे अन्य क्षेत्र पिछड़ जाते हैं। और क्षेत्रीय असंतुलन के निम्न प्रकार, 3 प्रकार होते हैं, आप देख सकते हैं, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। क्षेत्रीय असंतुलन के निम्न कारण, आप इसको एक होलिस्टिक देख लीजिए पूरा ओवरऑल किस तरीके से फॉर्मेट हुआ है। ये आपका फाइनल पेज, ठीक है। ऐतिहासिक कारण आप इस तरीके से लिख सकते हैं, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण देखिए इसमें वित्तीय समावेशन, निम्न प्रति व्यक्ति आय, वित्तीय जानकारी का अभाव, ये सब। और हरित क्रांति भी देख सकते हैं, वो पाए देखिए। मैं इस तरीके से कह रहा था आपसे, केंद्र और राज्य दोनों को आप साथ में लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपका इंट्रो आ जाएगा, सॉरी कंक्लूजन। उपयुक्त प्रयास का उचित, जो प्रयास हैं प्रयासों का उचित क्रियान्वयन कर क्षेत्रीय संतुलन की समस्या को काफ़ी हद तक विराम दिया जा सकता है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो आप कमेंट कीजिए, और मैं इसके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और भी टॉपिक टाइमली डालता रहूँगा। थैंक यू गाइस।